बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेती बाड़ी की हर पहलू से रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे तरबूज फसल के बारे में, साथ ही साथ सिंचाई व्यवस्था के बारे में। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु शिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। अब राज्य के बंजर भूमि में भी खेती करना होगा संभव। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप के लिए दी जा रही सब्सिडी। पेचकी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं मुक्ताकेशी। अब समाचार विस्तार से। किसानों के पलायन को रोकने के लिए राज्य के बंजर भूमि में भी खेती करने की पहल की जा रही है। लेजर लैंड लेवलर खेती उपकरण एक ऐसी तकनीक आई है जिसका इस्तेमाल कर किसान अपने खेतों को कुछ ही समय में समतल कर उपजाऊ बना सकते हैं। खेती से अच्छी आय और वर्ष में एक से अधिक फसलों की खेती के लिए किसानों को सिंचाई के विभिन्न संसाधनों पर पीएम कुसुम योजना के तहत सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके तहत किसानों को सब्सिडी पर सिंचाई के लिए सोलर पंप दिए जा रहे हैं। पशुपालक भाई, आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य कराएं। इससे पशुओं को बीमारियों से बचाया जा सकता है। खासकर बकरियों को पीपीआर का टीका अवश्य लगवाएं। पशुपालक भाई, पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण समय से कराएं। मुर्गियों को उम्र के अनुसार टीकाकरण कराएं और बकरियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पीपीआर का टीका लगवाएं। पशुओं के लिए देखिए, पशुओं के लिए आपका टीकाकरण में अभी खास तौर से अगर आप मुर्गियों में, हमने कहा मुर्गी को तो उम्र के हिसाब से देना है। बकरियों में बात करें तो बकरियों में आप अगर पीपीआर का टीका पहले दिला चुके हैं तो वो आपको अभी उससे उसका जो इम्यूनिटी कहते हैं वो बना रहेगा। लेकिन अगर आपके बच्चा अगर 4 महीने का हो चुका है बकरी का, तो उसका टीकाकरण तो आप निश्चित रूप में कर दीजिए। खास करके पीपीआर का टीका बकरियों में करना अति आवश्यक है, जिसको कि आप अभी कर सकते हैं। पेचकी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 1 टन बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 40 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में मुक्ताकेशी, बिरसा अरबी 1 लगाएं। पेचकी की खेती के लिए समुचित जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। गर्मी में समतल जमीन में खेती करें। बुआई के बाद सूखी पत्तियों से ढक दे। कोशिश हो 25 ग्राम के स्वस्थ बीज कंधी लगाए। लगाने से पहले बीज कंदों को 0.10% कार्बेंडाजिम और 0.1% मिथाइल डिमेटोन से उपचारित करें। साथ ही 7 से 10 दिनों पर सिंचाई करते रहे। किसान भाई आलू के कंद कोड़ने के लिए बिरसा पोटैटो डिगर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 60 से 70 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है बैगन फसल में बंधक कीट और फल छेदक कीट के रोकथाम के बारे में। किसान भाइयों, बैगन फसल में बंधक कीट और फल छेदक कीट के रोकथाम के लिए 5 गंधपास यानी 5 फेरेमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से खेत में लगाएं। कीट इसमें फंस जाएंगे और फसल कीट मुक्त रहेगा। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस।
वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हो रहा है उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम देंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। किसान भाइयों, गर्मी ने दस्तक दे दी है और इस वक्त तरबूज जो है वो सबका चहेता फल होता है और साथ ही साथ अब झारखंड के किसान भी इसकी खेती बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। लेकिन अगर इसकी देखभाल वैज्ञानिक तरीके से की जाए तो काफ़ी मुनाफा दिला सकता है। तो चलिए नेक काम में देरी नहीं करते हैं, सीधा अपने विशेषज्ञ के पास चलते हैं और ले लेते हैं इसकी जानकारी। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी सर, जिनसे हम तरबूज की वैज्ञानिक रूप से खेती के बारे में विशेष जानकारी लेने वाले हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि जो भी हमारे किसान भाई तरबूज की खेती कर रहे हैं वो खेत की तैयारी कैसे करें, बीजों का चुनाव कैसे करें, नर्सरी कैसे तैयार करें और कैसे अपने रख रखाव को रखें कि उन्हें अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त हो। आज का विषय भी बड़ा सामयिक है। गर्मी का समय शुरू हो रहा है और आप देख रहे हैं कि प्यास लगेगी, दूसरी तरफ ऐसा फल जो पानी से भरा हुआ हो, खूबसूरत हो, लाल हो, उसकी खेती की बात हम करने जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जब आप तरबूज की खेती के बारे में सोचते हैं तो 2 बातों पे मुख्य रूप से ध्यान देना होता है। तरबूज की खेती कहाँ होगी और किस चीज़ की खेती होगी और वो किस तरह की होगी, वो फल जो है कैसा होना चाहिए। तो तरबूज की खेती जो है
वो खेत में करने वाले हैं आप, तो खेत का बढ़िया से चुनाव कर लें। और दूसरे तरफ तरबूज की खेती करने वाले हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, अच्छा से अच्छा गुणवत्तापूर्ण फल हो, इसके लिए किस्म का चुनाव अच्छा से करें। जो भी हमारे किसान भाई तरबूज की खेती करना चाहते हैं वो खेत की तैयारी कैसे कर सकते हैं, बीजों का चुनाव मतलब झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कौन से बीज है जो उनके लिए लाभकारी होंगे, या नर्सरी कैसे तैयार करें, तो इस विषय में आप विशेष जानकारी दें हमारे किसान भाइयों को। जी, क्या लगाएं, मतलब किस्म का चुनाव कैसे करें। तो किसान भाइयों, आप जो किस्म का यहाँ जो झारखंड के जलवायु में जो अच्छी किस्म कर सकती है वो है आपका अर्का ज्योति, अर्का मानिक, दुर्गापुर मीठा, या आप कह सकते हैं पूसा वेदना, पूसा रसाल। इनमें से कोई भी वैरायटी अगर आपको मिलती है तो आप ले सकते हैं। तो सर दूसरे तरफ हाइब्रिड वैरायटी है या फिर सर ये ओपन वैरायटी? ये ओपन ही है। और अब डिपेंड करता है कि आपका फल कैसा चाहिए। छोटा फल जिसे होता है क्या ना, हमको सिर्फ खाना है तो 8 केजी का फल खरीदना पड़े तो वो ठीक नहीं है, या काट के दे तो वो भी स्वास्थ्य के हिसाब से हो सकता है वो बहुत अच्छा ना हो, मतलब उसमें कीड़ा वगैरह या फिर बीमारियां लग जाएं। तो इसलिए उसका साइज़ के हिसाब से भी, तो कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि अगर आपको 6 से 8 केजी वाला फल लेना है तो आप असाही टोमेटो लीजिए। अगर आपको 2 से 3 केजी वाला लेना है, एक आदमी को बैठ के या 2 आदमी को सिर्फ खाना है, तो आप ये ले सकते हैं, आप न्यू हैम्पशायर मिडगट करके वैरायटी आती है, वो ले सकते हैं। आप बीच वाला 4 से 5 केजी वाला लेना है तब आप ये शुगर बेबी करके एक वैरायटी आती है, तो शुगर बेबी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप ज़रूरत के अनुसार फल का साइज़ भी ले सकते हैं, और जो मध्यम फल वाला है वो हम अर्का ज्योति, अर्का मानिक वगैरह जो हम बताया ये उसके लिए है। हमको खेत का सामान्य तौर पे ये बलुआही ज़मीन में हम इसकी खेती करते हैं। बहुत ज़रूरी नहीं है कीचड़ वाला या हैवी सॉइल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बलुआही आप कह सकते हैं कि नदी में भी इसकी खेती हम करते हैं, बालू पे। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि 2 बार गहरी जुताई करते हैं, और चूंकि बालू की मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए उसमें खाद बार बार देना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम खाद के लिए कहते हैं कि आप पीट के हिसाब से, गड्ढा के हिसाब से, आप एक गड्ढा जो आप क्या करते हैं ना, क्यारी, ऊंचा वाला क्यारी बनाते हैं। आप बीच में 2 क्यारी के बीच में नली होती है, वो नली लगभग 1 फीट चौड़ा होता है। अब 1 फीट चौड़ा नली है और ऊपर में चबूतरा जैसा है क्यारी 2.5 से 3 मीटर का, फिर वहाँ से दूसरी नली शुरू हो रही है तो 1 फीट की। तो ये 1 फीट का 2 किनारा हुआ, एक किनारा ये हुआ, एक किनारा ये हुआ। तो ये 2 फीट पौधा से पौधा की दूरी होगी, और ये जो क्यारी के बीच की दूरी होगी ये 2.5 से 3 मीटर होगी। तो ये वाला पौधा का जो लतर होगा इस क्यारी पे आएगा, ऊपर वाले पे आएगा, और इस पौधा का जो लतर होगा वो इधर वाले पे आएगा। तो ये पौधा से पौधा की जो दूरी होगी वो दूरी होगी 2 फीट करीब, और ये 2.5 से 3 मीटर का क्यारी होगी जो उठी हुई होगी, जिस पे फल वगैरह रखा रहेगा, लगता रहेगा। और जो नली की जो चौड़ाई होगी करीब 1 फीट होगी। सर, अगर हम बात करें कि जो हमारे किसान भाई जो पौधा है उसे लगाने का क्या उचित समय है हमारे किसान भाइयों को, कि जब वो लगाएं तो उन्हें समय पे फल की प्राप्ति हो, या फिर पौधों की दूरी का क्या वो अपने मतलब क्या ध्यान रखें कि पौधे से पौधे की दूरी क्या होनी? किसान भाइयों, आप अगर बिल्कुल अर्ली लेना चाहते हैं तो जनवरी से लेकर के मार्च मध्य तक आप झारखंड के जलवायु में आप लगा सकते हैं। तो अगर आप नहीं शुरू किए हैं तो आप यथाशीघ्र बिल्कुल तरबूज की खेती की तैयारी एकदम शुरू कर दें, तुरंत बीज खरीदें। जैसा कि मैं अनुशंसित किस्मों का नाम लिया, वो लेकर के जल्दी से आप खेत की तैयारी शुरू करें। अब बात रही दूरी की, तो आप बलुआही मिट्टी में आप खेती करते हैं, तो बलुआही में वो मिट्टी में जो खाद पानी होता है वो बहुत कम होता है। तो उसमें खाद जो आप दे रहे हो 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास देते हैं। नाइट्रोजन यूरिया के रूप में, फास्फोरस सिंगल सुपर फॉस्फेट, या डीएपी में नाइट्रोजन और ये दोनों होता है, फास्फोरस दोनों होता है, और पोटास में म्यूरेट ऑफ पोटास के रूप में देते हैं। तो नाइट्रोजन करीब 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस करीब 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और पोटास 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। लेकिन वो मिट्टी की जांच कराने के लिए हम बार बार कहते हैं, तो अगर नहीं कराए हैं तो लेट हो रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वैसे ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है आपकी मिट्टी के लिए, लेकिन काम चल जाएगा। अगर अब बात हो गई दूरी की सर जी।
तो दूरी की जब बात कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि 2.5 से 3 मीटर चौड़ा प्लेटफॉर्म जैसा बनाते हैं, ऊंची क्यारी जैसा बनाते हैं, और उसके किनारे किनारे नली होती है 1 फीट चौड़ी। ये फिर इधर क्यारी होगी, तो ये क्यारी और ये क्यारी के बीच में 1 फीट की नली होगी, और 1 फीट की नली के 2 किनारे होंगे। ये 2 फीट बाई 2 फीट, 2 फीट पे आप बीज 2 से 3 दाना रखते हैं, 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई लिए हुए, और उसमें लगाते हैं। मतलब हुआ कि कतार से कतार ये लाइन और ये लाइन के बीच की दूरी 2.5 से 3 मीटर की हुई, लेकिन ये लाइन और ये लाइन की दूरी हुई करीब 1 फीट, और पौधे से पौधे की दूरी जो होगी वो 2 फीट की होगी। सर आजकल हमारे किसान भाई सर मॉडर्न जो टेक्निक है उसके साइड भी सर काफ़ी अपना रुख कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सर अगर हम सिंचाई की बात करें तो सर क्या मॉडर्न तरीका जैसे टपक या जो मल्च है उससे हमारे किसान भाई कैसे अपनी सिंचाई का प्रबंधन कर सकते हैं कि उन्हें कम से कम पानी में सर उनकी सिंचाई व्यवस्था अच्छी से अच्छी हो पाए? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। सिंचाई यहाँ मुख्य 2 रूप से काम कर रही है। एक तो ये कि वहाँ एक तो पानी कम है, और दूसरा कि पानी वो जो मिट्टी है वो पानी कम लेगा, इसलिए कि वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हम बोलते हैं, तो पानी कम लेगा क्योंकि वो बलुआही मिट्टी है। तो उसको बार बार पानी चाहिए, तो बार बार पानी चाहिए। तो अगर आपके पास टपक सिंचाई प्रणाली है तो बहुत अच्छी बात है, आप 2 से 3 दिन में आप ज़रूरत के अनुसार पानी दे सकती हैं, टपक सिंचाई। और खरपतवार की जहाँ तक बात है तो बालू में उस समय गर्मी में खरपतवार थोड़ी कम होती है अगर आप गहरी जुताई ठीक से कर लिए हैं तो। लेकिन अगर आपके पास टपक सिंचाई है तो उसकी भी गुंजाइश क्यों छोड़ें, आप मल्चिंग ज़रूर करें। आप मल्चिंग करेंगे तो वो खरपतवार भी कम आएंगे और पौधे स्वस्थ होंगे, आपके तंदुरुस्त होंगे। तो देखा ना किसान भाइयों कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। इन बातों का आप ध्यान रखें, अपने खेतों में इन बातों का उपयोग करें और अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त करें। सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों आपका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पूर्णिमा जी और किसान भाइयों। खेतीबाड़ी में सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है इस वक्त वो होती है सिंचाई व्यवस्था की। कभी बारिश का सहारा लेना पड़ता है और कभी बिजली का सहारा और डीजल का सहारा। लेकिन अगर आप सौर ऊर्जा से सिंचाई व्यवस्था करते हैं तो फिर आपको कुछ सहारे की ज़रूरत नहीं, यही एक बड़ा सहारा बन जाता है। कैसे? चलिए मिलते हैं अपने विशेषज्ञ से और जानते हैं कि सौर ऊर्जा से कैसे सिंचाई व्यवस्था की जाए। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई व्यवस्था के बारे में, और इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद राय। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने लिया है सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई व्यवस्था, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि सौर ऊर्जा प्रणाली है क्या और कैसे इसकी व्यवस्था वो अपने खेतों में करेंगे, कैसे सिंचाई की व्यवस्था इनके द्वारा किया जा सकता है। जैसे किसान भाई सभी को पता है, हम पहले पानी से शुरू करेंगे कि कोई भी क्रॉप लेते हैं तो वाटर का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। और आप देख रहे हैं कि हमारे देश में, नहीं झारखंड में, पूरे देश में पीने की पानी की दिक्कत हो रही है। तो ज़रूरत है कि पानी का सही इस्तेमाल किया जाए। अब इसमें क्या है कि अभी भी हम पंप लगाते हैं, सरफेस पंप होता है जो कि कोई तालाब है, कुआं से पानी जब वाटर हेड कितने दूर से, और एक सबमर्सिबल पंप सभी किसान भाई लोग जानते हैं कि नीचे से ग्राउंड वाटर के पानी को लेते हैं। अब उसमें क्या है कि अभी हम बिजली से करते हैं, बिजली यूज कर रहे हैं, जो कि बिजली आपको सबको पता है कि बिजली का अलग अलग बनाने का जो 2 तरीका होता है, एक रिन्यूएबल सोर्स है, एक नॉन रिन्यूएबल है। तो कोल अभी इंडिया में आज की तारीख में हमारे पूरे देश में जो कोल बेस्ड प्लांट है वो ज़्यादातर हैं, और सरकार का, हमारा केंद्र सरकार और हर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का फोकस है कि धीरे धीरे कोल के डिपेंडेंस को कम किया जाए। एक तो डिपेंडेंस कम, उससे क्या है कि आपका पोल्यूशन भी सबसे बड़ा इशू आता है, मतलब समय के साथ। तो जो बिजली का सोर्स है, किसान भाई तो आज भी पंप यूज कर रहे हैं, खेत में पानी पटा रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या हो रहा है कि जो बिजली यूज कर रहे हैं बहुत जगह बिजली पहुंच भी नहीं पाई। तो 2 इशू है, एक तो बिजली जो यूज कर रहे हैं वो कोल बेस्ड है, और धीरे धीरे अपना देश, बहुत खुशी की बात है, पूरे वर्ल्ड में लीड कर रहा है रिन्यूएबल, क्योंकि सोलर बेस्ड हुआ, विंड बेस्ड हुआ, तो ये सब सोर्स जो कि हमेशा से उपलब्ध था, तो जो फ्री तो उस पर फोकस किया जा रहा है जो बिजली के लिए। तो जैसे मैं बताया कि इसमें 2 सबसे जरूरी चीज़ है कि पानी आप कहाँ से ले रहे हैं। तो अभी सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, किसान भाई आज की तारीख में पंप यूज कर रहे हैं, पानी भी उनके पास है। तो इसमें क्या होता है सोलर बेस्ड में कि जो बिजली का जो सोर्स हम सोलर जो बताएं कि थर्मल था, कन्वेंशनल मीन्स था बिजली का, यहाँ सोलर जो सूरज का प्रकाश है उसमें जो एनर्जी है जो उसका उपयोग करके हम पंप को चलाते हैं।
मतलब एनर्जी हम मतलब जो बिजली से कन्वेंशनल से नहीं लेते हैं। कहने का मतलब ग्रिड से आपका, तो सरकार का, केंद्र सरकार का बहुत अभी पीएम कुसुम योजना चल रहा है, ठीक है, केंद्र सरकार का, उसमें 17.5 लाख है जो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है। झारखंड में चाहे हमारे देश में बहुत जगह ऐसे हैं जहां तक बिजली पहुंच नहीं पाई है, तो उनके लिए 17.5 लाख पंप लगाने का टारगेट है, 7.5 HP तक का। और दूसरा है 10 लाख का, जो पिछले 2-3 साल पहले बजट में आया था कि 10 लाख पंप ऐसा जगह पर लगाना है जहां पे बिजली है, लेकिन वहां पे एक चीज है कि बिजली जो ज्यादा बन रहा है उसको बेच भी सकते हैं। तो दो योजना मुख्यतः, और भी योजना है लेकिन 2 पंप से रिलेटेड योजना है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो जैसे मैं बताया, किसान भाई आज की तारीख में, जैसे मैं बताया पीने के पानी का दिक्कत हो रहा, तो हम लोग का जो कहना, 2 चीज है जब भी पानी देते हैं, सबको पता है किसान भाई को कि पानी बहुत महत्वपूर्ण अंग है खेती में। लेकिन अभी किसान, एक कंफ्यूजन क्या रहता है कि जितना ज्यादा पानी देंगे उतना उत्पादन होगा, ये गलत है। तो 2 चीज है कि हमको जरूरत है कि बारिश के पानी को रोके। जब तक बारिश के पानी को हम हार्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी क्या है, ग्राउंड वाटर से जो आप पानी ले रहे हैं, धीरे धीरे वाटर का लेवल नीचे कम होते जा रहा है। तो जरूरत है, जो हम लोग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं, हमारा ये कहना है कि आप बारिश के पानी को जब तक नहीं रोकेंगे तब तक देश में जो खेती में पानी की दिक्कत हो रही है वो कम नहीं हो पाएगी। तो बारिश के पानी को रोकना काफ़ी जरूरी है, और उसके लिए अलग अलग तकनीक आ गया है। अगर आपका नीचे वाला ज़मीन है तो विदाउट प्लास्टिक लाइन किए भी आप पानी को रोक सकते हैं, क्योंकि तालाब में जब पानी रखते हैं ना, तो होता क्या, धूप से मतलब क्या, एनर्जी से उड़ जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है और सीपेज हो जाता है। 2 कारण होता है। तो प्लास्टिक लाइन मतलब पूरे तालाब में प्लास्टिक बिछाए थे। एक तो हुआ बारिश के पानी को रोकना, और एक बार हो गया कि जब पानी को रोक दिए तो पानी का सही उपयोग करना। अभी क्या हो रहा है, हम कन्वेंशनल मिल से फ्लड करते हैं, जो कि क्या होता है, एक बार पानी दे दिए, सोचते हैं जितना पानी देंगे उतना फायदा होगा। लेकिन सरकार, आप झारखंड में भी, पूरे देश में केंद्र सरकार योजना चला रही है माइक्रो इरिगेशन का। तो हमारा ये कहना रहता है, एक तो बारिश के पानी को रोकिए, और दूसरा ये है कि जो पानी है उसका इफिशिएंट यूटिलाइजेशन कीजिए। इफिशिएंट यूटिलाइजेशन का मतलब माइक्रो ड्रिप इरिगेशन कीजिए, स्प्रिंकलर कीजिए। ड्रिप से कोई भी किसान अगर आप सब्जी की खेती कर रहा है, फल की खेती कर रहा है, और खासकर जो छोटे फसल हो, धनिया पत्ता है, पालक है, गाजर है, खीरा है, तो उसमें आप स्प्रिंकलर का उपयोग करें। स्प्रिंकलर तो सरकार का है, और उसके साथ ड्रिप का अलग फायदा, उसके साथ आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर दे सकते हैं, यील्ड बढ़ जाता है। जितना पानी में अभी 1 एकड़ करते उतना पानी में 1.5 एकड़ हो जाता है। तो ये तो हुआ कि पानी का बचत करना, पानी का सही उपयोग। अब ये है कि जो सोलर जब हो रहा है, जैसे हम पहले बताएं, उसके लिए क्या होता है, अभी उसके लिए सोलर एनर्जी जो अभी हमारा है, तो सोलर एनर्जी से आप सब कोई किसान भाई देखते होंगे, सोलर प्लेट लगा हुआ है, घर में इन्वर्टर चार्ज कर रहे हैं, बैटरी चार्ज कर रहे हैं। आज घर घर हो गया है सोलर बेस्ड सिस्टम, सोलर लाइट यूज करते हैं, वही प्लेट है, सेम सोलर एनर्जी को हार्वेस्ट करते हैं। और फिर क्या करते हैं, 2 तरह का पंप आता है, डीसी पंप आता है, एसी पंप आता है। जो सोलर एनर्जी से जो बिजली पैदा होता है वो डीसी होता है। तो 2 तरह का पंप बाजार में उपलब्ध है, डीसी पंप भी है, एसी पंप भी है। दोनों का अपना फायदा है, दोनों का अपना घाटा है। और इसके लिए, इसको फोकस करने के लिए, जैसे बताया कि केंद्र सरकार आज की तारीख में हर स्टेट का अलग अलग है, 30% तक अनुदान दे रही है, मतलब केंद्र सरकार दे रही है। लेकिन बहुत खुशी की बात हम बताना चाहेंगे कि हमारी झारखंड सरकार जरेडा के माध्यम से, जो झारखंड में हमारे रांची में ऑफिस है, उसके माध्यम से 66 से 67%, मतलब किसान भाई को सिर्फ 3 से 4% ही पैसा अपना लगाना है। और उस सबसे बड़ी फायदा की बात यह है कि अभी इसमें फायदा, जैसे मैं बताया ना, कि अभी क्या हो रहा है, बिजली कन्वेंशनल कर रहे हैं। तो एक तो क्या फायदा हो गया आपका, एक तो हो गया कि ये जो है, एक बार आप प्लेट लगा लीजिए, 25-25 साल चलता है। और जो प्लेट होता है, आपको सबको पता है कि सुबह में सूरज का, विंटर में अलग लोकेशन होता है, सूरज का जो मूवमेंट होता है। तो जो प्लेट लगाते हैं, कंपनी लगाती है, तो उसमें ट्रैकिंग सिस्टम, उसको आप जैसे जैसे दिन चेंज होता है, दिन में 2-3 बार आप चेंज करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे जो पंप चल रहा है ना, सोलर एनर्जी से चल रहा है, और सीजन वाइज भी चेंज होता है। जैसे जाड़े में सूरज का मूवमेंट अलग होता है, गर्मी में अलग होता है। तो जैसे सीजन भी चेंज होगा तो आप प्लेट को, जो सोलर प्लेट लगा हुआ, उसको आप चेंज कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे बताया, बिजली एक बार हार्वेस्ट हो गया। और अगर एसी पंप है तो उसमें इन्वर्टर होता है, ये सबको पता है, घर में हम लोग इन्वर्टर रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, बैटरी रखते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं। इन्वर्टर क्यों रखते हैं, वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो जैसे बताया, 2 तरह का पंप आता है, सरफेस पंप आता है और सबमर्सिबल पंप आता है। सरफेस पंप का मतलब हुआ कि जब कम वाटर हेड पे है और कितना आपका डिस्चार्ज आप चाहते हैं पर लीटर, मतलब पर आवर कितना पानी चाहिए आपका खेत में, 8 घंटा में या 6 घंटा में, उसके हिसाब से हम पंप का, और कितना दूर आपका है उसके हिसाब से उसका पूरा टेबल बना हुआ, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है कि कितना दूर। जैसे कि एक समझाने के लिए बताएं कि आप कुआं से पानी निकाल रहे हैं, तो कुआं कितना, जो पंप आप लगाए हैं सरफेस ऊपर पर रखे हैं, तो कितना वाटर हेड है, कितना दूर पानी को खींचना है। फिर वो जो पानी, एक बार जब आपका जो मोटर पंप आप लगा दिए, तो उस पानी को कितना दूर ले जाना है। और उसमें झारखंड में सबसे जरूरी है ग्रेविटी सिस्टम है। जब आपका सोलर का लाइट ठीक है तो आप पंप से, तो डिपेंड करता है कि आपका किस पॉइंट पे पटाना है। और
क्या पानी को ऊपर भी, जैसे घर में टंकी पे पानी चढ़ाते हैं, उस पे उसका एक फायदा है कि जब अगर मानिए सोलर बरसात, जब आपको 2 घंटा धूप मिला तो आप पानी चढ़ा दिए और उसी पानी से ग्रेविटी से आपका ड्रिप और स्प्रिंकलर जो बताए थे आप चला सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा योजना है। और इसके साथ एक चीज़ और बताना चाहेंगे, आज हमारे झारखंड गवर्नमेंट 90% अनुदान दे रही है माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में। तो 90% पानी पटाने का तरीका हो गया, फिर हो गया कि आप 3 से 4% सोलर पंप लगा रहे। लेकिन दुख की बात है कि अभी जितना भी सोलर पंप झारखंड में लग रहा है ना, बहुत जगह लगा है, सबमर्सिबल है, ग्राउंड वाटर को ले रहे हैं। तो जरूरत है कि बारिश के पानी को रोकें और उसको इफिशिएंटली माइक्रो इरिगेशन सिस्टम से उपयोग करेंगे तो एक तो एनवायरनमेंट का पोल्यूशन कम होगा, जो वाटर टेबल कम हो रहा था वो ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें पैसा नहीं लग रहा है, खाली आपको सोलर प्लेट को साफ करना है। और सबसे बड़ा जो प्लास्टिक लाइन पॉन्ड बने उसमें भी 50% तक अनुदान मिल रहा है। ये बहुत ही अच्छी योजना है, इसका उपयोग करके किसान भाई बहुत फायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। जोहार, नमस्कार सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और जो जो चीज़ इसमें बताया गया है उस पर आप अमल ज़रूर करेंगे, तभी आप सारी परेशानियों से दूर हो सकते हैं। आपकी पैदावार भी बढ़ेगी, साथ ही साथ आपका मुनाफा भी बढ़ेगा। अगले अंक में हम फिर आपसे मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतजार। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।